तो आज के हमारे टॉपिक्स जो हैं वो ये रहेंगे। आर्टिकल 143 इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक एंड एटमॉस्फेरिक रिवर। जैसा कि देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं मोस्टली इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू, सिर्फ ये दो न्यूज़पेपर हैं जिनको मैक्सिमम और ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें आते हैं वो सब हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स जो हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हैं, कुछ मेंस पर्सपेक्टिव से हैं। तो जनरली जब भी टॉपिक जो लगता है कि ये प्रीलिम्स में रिलेवेंट हो सकता है या प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन बन सकता है, तो उसी के हिसाब से हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक है हमारे, ये तीन टॉपिक हैं। आर्टिकल 143 इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक एंड एटमॉस्फेरिक रिवर। दीज थ्री टॉपिक्स आर रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2025। अच्छा, एक चीज़ और कि जो स्टूडेंट्स अगर ये पीडीएफ जिसको मीन्स ये कंटेंट जो हमारी पीडीएफ है ऑलमोस्ट जो बना हुआ है, अगर इसको रीड करना है, ये कंटेंट रीड करना है, तो वो ज्ञानमीट का ऐप डाउनलोड कर लें। वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ज्ञानमीट का ऐप, उससे डाउनलोड करें। और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एक कॉलम होगा उसी के अंदर, आइदर यू कैन गो टू द वेबसाइट और डाउनलोड द ज्ञानमीट ऐप, और वहाँ पर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स का एक बॉक्स है, आप उसी पे क्लिक करके इसको कम्प्लीटली रीड कर सकते हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 143, इसको सेपरेटली देख लेते हैं। आर्टिकल 143 क्या है? देखिए, आर्टिकल 143 किस कंटेक्स्ट में न्यूज़ में है, सबसे पहले तो वो जान लेते हैं आखिर ये आर्टिकल 143 क्यों आया है। तो आर्टिकल 143 जो है कॉन्स्टिट्यूशन, द आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू सीक ओपिनियन और एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लीगल डिस्प्यूट। देखिए, कोई भी जब बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास में, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है आर्टिकल 143 के अंडर में कि वो उस बिल पे अगर उसको कुछ एडवाइस लेना है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो रेफ़र कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। अब वो मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस का भी हो सकता है या फिर कोई लीगल डिस्प्यूट उससे रिलेटेड हो सकता है। तो ये तो आर्टिकल 143 जो बोलता है। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? अभी हाल ही में हमने इससे पहले जो क्लास लेक्चर लिया था, आई थिंक 2-3 डेज बैक, तो वो एक टॉपिक आया था गवर्नर पे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, ये वाला हमने टॉपिक देखा था। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। इसी के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और अब प्रेसिडेंट के लिए भी गाइडलाइंस दी है। जब भी इसमें 2-3 बातें बोली हैं, इसी जजमेंट का वो पार्ट है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और ये प्रेसिडेंट के लिए बोली हैं ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने, फॉर प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 143, ठीक है, 143 आर्टिकल जो है उसी के अंडर में इस बात को बोला गया। सबसे पहली बात तो ये बोली गई है, एक टाइम लिमिट सेट किया सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के लिए। क्या अगर कोई बिल गवर्नर रेफर करता है प्रेसिडेंट को, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 201 में गवर्नर हैज़ द पावर टू रिजर्व बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और अगर वो बिल को रेफर करता कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर अंदर आइदर या तो उसको साइन करना होगा बिल को, और या फिर साइन नहीं करना तो प्रॉपर रीज़न रिकॉर्ड करके स्टेट को कन्वे करना होगा। तो यहाँ पर क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसी जजमेंट के कंटेक्स्ट में जो बोला है प्रेसिडेंट के लिए, वो ये है एक 3 मंथ का 3 मंथ्स टाइम पीरियड सेट कर दिया प्रेसिडेंट के लिए। 3 मंथ्स टाइम पीरियड फॉर granting assent to a bill referred by a governor। 3 महीने के अंदर अंदर उसको एसेंट देना होगा। आइदर ही कैन गिव एसेंट, और नहीं भी दे सकता, बट 3 महीने के अंदर उसको फैसला लेना है ये। और वो अगर एसेंट नहीं दिया है तो प्रॉपर रीज़न रिकॉर्ड करे, और रीज़न को रिकॉर्ड करके स्टेट को कन्वे करेगा कि इस वजह से मैंने उसको बिल को साइन नहीं किया या एसेंट नहीं दिया। ठीक है,
ये बात बोलिए। दूसरी बात इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो ये है कि whenever a bill is referred by the governor to the president for his consideration or her consideration, then the president has to consult with the supreme court। ठीक है, अगर कोई बिल गवर्नर ने रेफर किया प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, अब ये मैंडेटरी हो जाएगा प्रेसिडेंट के लिए कि वो कंसल्ट करे सुप्रीम कोर्ट से उस बिल के बारे में, वेदर इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और सम अदर लीगल एस्पेक्ट्स जो भी उससे जुड़े हैं। ठीक है, तो एक तो ये कि 3 महीने के अंदर डिसाइड करे, दूसरा ये कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करेगा जो बिल गवर्नर से रेफर होकर आया प्रेसिडेंट के पास में। ठीक है, और इसी आर्टिकल को उसने सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस देते हुए बोला है कि कोई भी जब बिल या कोई भी मैटर पे प्रेसिडेंट जो है एडवाइस ले सकता सुप्रीम कोर्ट से, ओपिनियन मांग सकता है। ठीक है, जब कोई मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस या लीगल डिस्प्यूट हो। तो ये 3 बातें बोली हैं इस पर। और इसने अच्छा दूसरी बात ये जो आर्टिकल 143 है, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। ये प्रेसिडेंट पे ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो पब्लिक जो ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट का ये एडवाइस ले ही ले। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। तो ये 3 बातें बोली, इसलिए ये आर्टिकल 143 इसमें न्यूज़ में था इसी के कंटेक्स्ट में। तो आपको याद रखने वाली बात ये है कि 3 मंथ्स का टाइम पीरियड सेट कर दिया। अच्छा, पहले टाइम पीरियड नहीं था। जैसे कि अगर देखें तो जो 10 बिल तमिलनाडु गवर्नमेंट के पेंडिंग में पड़े थे गवर्नर के पास, वो गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भी सेंड किए थे रिकंसिडरेशन के लिए। तो प्रेसिडेंट के पास भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग में थे वो बिल। अब नहीं होगा ऐसा, आप 3 मंथ के अंदर अंदर उसको डिसाइड करना होगा। या तो वो उसको साइन करेगा बिल को, नहीं करेगा प्रेसिडेंट साइन तो 3 मंथ के अंदर अंदर, और जो भी रीज़न है रिकॉर्ड करके स्टेट गवर्नमेंट को कन्वे करेगा। ठीक है, और जब भी कोई बिल आएगा गवर्नर से प्रेसिडेंट के पास में, जो भी रेफर होकर बिल आएगा उस बिल पे वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करेगा। ठीक है, अंडर आर्टिकल 143। सो आर्टिकल 143 क्या है? इट गिव्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू सीक एडवाइस फ्रॉम द कोर्ट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और लीगल डिस्प्यूट्स। ठीक है, ये छोटी सी बात थी जो इससे जुड़ी हुई थी, बट ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकता। अब देखिए बहुत सारी बातें जो है वो लक्ष्मीकांत या कोई भी जो भी पॉलिटी की बुक पढ़ते हैं उसमें नहीं मिलेगा, उसमें मोस्टली स्टैटिक जो अपडेटेड है वो आपको करंट से ही मिलेगा। तो अब कोई स्टेटमेंट ऐसा बना दे कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास में कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, उसको जो भी बिल रेफर होकर आता है गवर्नर से उसके पास में उसको रेटिफाई करने के लिए, उसको साइन करने के लिए। ठीक है, बट अब हो गया आफ्टर दिस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अब आपको ये 3 मंथ्स का टाइम पीरियड याद रखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ और आर्टिकल्स थे, मैं थोड़ा सा उनको पहले भी बता चुका हूँ, फिर यहाँ से एक बार और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देर आर फ्यू मोर आर्टिकल जो आपको याद रखने चाहिए इसी जजमेंट से रिलेटेड। एक तो आर्टिकल है 142, ये बताया था हमने कि इट गिव्स यूनिक पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस। किसी भी कहीं भी जब कोई रूल्स या लॉ जो है बहुत स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता है और कोई डिस्प्यूट, लीगल डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के पास में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में राम जन्मभूमि में जो जजमेंट आया था, तो उसमें जो एक मुस्लिम कम्युनिटी उनके लिए जो लैंड अलॉट हुई थी वो इसी आर्टिकल के अंडर में पावर का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ये आर्टिकल यूज़ करना पड़ता है। इट प्रोवाइड्स यूनिक पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का यूज़ किया, और जो 10 पेंडिंग बिल्स थे, 10 पेंडिंग बिल्स ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट, दे वर पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर का यूज़ करके उनको 10 के 10 बिल को पास कर दिया। तो एक ये आर्टिकल आपको याद रखना चाहिए इस केस से जुड़ा हुआ। दूसरा आर्टिकल है 200, ये भी आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। इट प्रोवाइड और इट गिव्स पावर टू ग्रांट असेंट टू द बिल्स। ठीक है, गवर्नर को ये पावर देता है ग्रांटिंग असेंट टू द बिल बाय गवर्नर। गवर्नर जो कोई बिल जब गवर्नर के पास आता है पास होकर स्टेट लेजिस्लेचर से, तो वो जो साइन करता है उस साइनिंग पावर जो है उसकी, ठीक है, वो आर्टिकल 200 में है। और इसी से जुड़ा एक आर्टिकल आपको ये भी याद रखना है 201। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स पावर टू द गवर्नर टू रिजर्व अ विल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट।
ठीक है, रिजर्व बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, तो ये कुछ आर्टिकल हैं, आपको याद रखना चाहिए। आ जाते हैं आर्टिकल कभी कभी, जैसे कि आर्टिकल 21 तो कई बार रिपीट किया यूपीएससी ने, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी। तो एक पट्टू स्वामी जजमेंट एक आया था, उसमें इस आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो जो किसी भी केस से जुड़े होते हैं, उनको यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़े से एस्पेक्ट थे इससे जुड़े हुए। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना देख लेते हैं, जो काफ़ी आई थिंक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको देख लीजिए थोड़ा सा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये क्या है। दिस इज आईमैक, इसको शॉर्ट में आईमैक लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए है क्या ये, 2023 में जब G20 की लीडर समिट हुई थी इंडिया में, न्यू दिल्ली, उस समय इसको अनाउंस किया गया था। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, इट वाज अनाउंस्ड। देखिए 3 4 5 ऐसे कोई मेन फैक्ट होते हैं जो आपको याद रखने होंगे, हर एक टॉपिक से जुड़े हुए। मेनली क्वेश्चन वहीं से फ्रेम किया जाएगा। अनाउंस्ड इन 2023 एट G20 लीडर समिट इन न्यू दिल्ली, पहली बात। दूसरी बात ये है क्या, ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है दैट प्रोवाइड्स और दैट इन्हांसेस कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन एशिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो क्या प्रोवाइड करता है, एनहांस्ड कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। ये इसका थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो ये है कि इन्हांस्ड कनेक्टिविटी, यानी कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किसमें, एशिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। ठीक, देखिए इसके अंडर एक पॉइंट हम यहीं लिख देते हैं, 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, एक है ईस्टर्न कॉरिडोर और एक है नॉर्दर्न कॉरिडोर। 2 कॉरिडोर्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, और सी रूट और लैंड रूट दोनों पर बनाया जा रहा है ये। तो जो लैंड रूट होगा उस पर रेलवे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, मतलब रेलवे लाइन जो भी है कंस्ट्रक्ट की जाएगी, और जो सी रूट है दैट विल बी डन थ्रू शिपिंग। तो 2 कॉरिडोर्स आर कंस्ट्रक्टेड, 2 कॉरिडोर्स। एक क्या है, पहला है नॉर्दर्न, फर्स्ट इज ईस्टर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर क्या करेगा, ईस्टर्न कॉरिडोर जो है वो इंडिया से अरबियन गल्फ तक कनेक्ट करेगा, याद रखना। दिस इज द ईस्टर्न कॉरिडोर, एंड अनदर इज नॉर्दर्न कॉरिडोर। सो नॉर्दर्न कॉरिडोर विल कनेक्ट अरबियन गल्फ से ये कहाँ कनेक्ट करेगा, टू यूरोप। तो 2 कॉरिडोर हो गया, अभी डायग्राम देखेंगे उसमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो 2 कॉरिडोर हैं, एक ईस्टर्न कॉरिडोर, एक नॉर्दर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर विल कनेक्ट फ्रॉम इंडिया टू दिस अरबियन पेनिनसुला, अच्छा अरबियन गल्फ इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सियन गल्फ। और जो नॉर्दर्न कॉरिडोर होगा दैट विल कनेक्ट फ्रॉम अरबियन गल्फ टू यूरोप। ये हो गए।
और इसी में रेल रूट भी बनेगा। अभी डायग्राम में देखते हैं, वो थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम मुंबई, इंडिया में यहाँ से कनेक्ट करेगा ये। और ये जो रूट है, दिस विल बी सी रूट, दिस इज द सी रूट। और ये जो रूट होगा, दिस इज द लैंड रूट। लैंड रूट या फिर इसको रेल से कनेक्ट किया जाएगा, इसको रेलवे रूट। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से ये है, ये रूट मैं बना रहा हूँ इससे, ये कुछ ऐसे जाएगा इस तरीके से। तो फ्रॉम इंडिया टू दिस यूरोप थ्रू मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट बीच में आ जाता और फिर यूरोप पे यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा ये पर्शियन गल्फ है, दिस इज द, इसको अरेबियन गल्फ भी बोलते हैं, पर्शियन गल्फ भी बोलते हैं, पर्शियन गल्फ। So this part, this one from from Mumbai to this Persian Gulf, this is called ईस्टर्न कॉरिडोर। इसको हम ईस्टर्न कॉरिडोर के नाम से बोल रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक मीन्स जो पर्शियन गल्फ है या अरेबियन गल्फ है, यहाँ से यूरोप तक, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्दर्न कॉरिडोर। देखिए कभी कभी मैपिंग के जो क्वेश्चन है ना, वो भी आते हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो ये मैपिंग के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है ये पार्ट, ठीक। तो ये हो गए। तो ये वाला जो लैंड रूट होगा, इट विल बी कनेक्टेड थ्रू रेल रूट, और ये शिपिंग के थ्रू रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो ट्रेड है बिटवीन यूरोप थ्रू मिडिल ईस्ट एंड इंडिया, दैट ट्रेड विल बी इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें ट्रेड इंक्रीज होगा, वो कौन कौन से, देखिए सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, फर्स्ट इज मुंबई, इंडिया में मुंबई, एंड देन दिस इज जेबल अली इन दुबई, देन दिस वन सिटी इज ऑल्सो इन दुबई, फिर ये हरद एंड रियाद एंड अल हदीद, ये 3 सिटी सऊदी अरब में है। उसके बाद आप हैफा यहाँ पर आ जाइए, ये इज़राइल में है। और फिर ये वाली सिटी जो है वो ग्रीस में है, देख रहे हैं आप। तो ये जितने भी यहाँ से यहाँ तक कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, एक कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में ट्रेड इंक्रीज़ होगा, वो है इंडिया, देन सऊदी अरबिया, यूएई, जॉर्डन, इज़राइल, देन ग्रीस, और फिर यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। बट द फाउंडिंग मेंबर्स जो थे, जब इसको क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में जब इसको कंसेप्चुअलाइज किया था, तो वो फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे, उसमें यूएसए भी था। ये याद रखिए, देखिए यूएसए का यहाँ पर कुछ अगर देखें आप फिजिकली इट इज़ नॉट प्रेजेंट, बट यूएसए वाज आल्सो अ फाउंडिंग मेंबर। बस यहीं पर थोड़ा सा एक आपके लिए कैच है कि यूरोप यहाँ से कनेक्टिविटी यहाँ है, तो इसमें यूएसए का तो कोई रोल ही नहीं है, तो यूएसए मेंबर नहीं होना चाहिए, बट यूएसए इज़ आल्सो अ फाउंडिंग मेंबर। बाकी कंट्रीज़ कौन सी हैं, फ्रांस, इंडिया, सऊदी अरबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग यूएसए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, दीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, और किसके अंडर में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये एक बड़ा एक इनिशिएटिव है जिसके अंडर में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। दैट इनिशिएटिव इज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। लुक एट दिस, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये कब लॉन्च हुआ था, ये जून में लॉन्च हुआ था 2001 में, यूके में G7 समिट के दौरान हुआ था, ठीक है। एक्चुअली ये एक सेपरेट टॉपिक है, और इसको जब लॉन्च किया था तो इट वाज लॉन्च एज ए काउंटर टू द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो BRI प्रोजेक्ट है चाइना का, उसको काउंटर करने के लिए इसको PGII को लॉन्च किया था, ठीक है। उनका ये मानना था कि जो चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करता है जगह जगह, एशिया, अफ्रीका एंड मैनी अदर कंट्रीज, बट दे कंसिडर इट एज अ
दिस का इकोनॉमिक मीन्स जो लोन है, कंट्री जो लोन लेती हैं इससे, चाइना से, इस प्रोजेक्ट के BRI के अंडर में, वो ज़्यादातर क्या हो जाती हैं, डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं, और चाइना क्या करता है, उनको अपने एक ट्रैप में, जाल में फंसा लेता। तो उसको काउंटर करने के लिए इसको लॉन्च किया था, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला पार्ट है, मीन्स जो हमारा IMEC है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपके इतना। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, आप देख लीजिए एक बार। USA है, देन इंडिया, UAE, सऊदी अरब, इसराइल, देन मैंने इसमें यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उसमें फ्रांस है, UK है, जर्मनी है, इटली है। ओके, सो दीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स, इसको याद रखना आपको। हमारा थर्ड टॉपिक आ जाता है आज का, एटमॉस्फेरिक रिवर। देखिए एटमॉस्फेरिक रिवर जो टर्म है वो अपने आप ये इंडिकेट करता है कि ये नॉर्मल रिवर नहीं है, दिस इज ए एटमॉस्फेरिक रिवर, मीन्स एटमॉस्फेयर में कोई रिवर है। नाम से इतना इंडिकेट तो होता। जब भी क्वेश्चन, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का आए तो आप कम से कम उसके लिटरल मीनिंग से भी थोड़ी हेल्प लीजिए। तो दिस इज एटमॉस्फेरिक रिवर। ये क्यों अभी न्यूज़ में था, अभी क्या हुआ हाल ही में, रिसेंटली देर वॉज अ हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड एंड थंडर टाइप्स कंडीशंस इन USA ड्यू टू अ टाइप ऑफ स्टॉर्म विच इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिवर। एटमॉस्फेरिक रिवर की वजह से बहुत हैवी रेनफॉल हुई है, थंडर स्टॉर्म था, स्ट्रॉन्ग विंड्स रही हैं USA में अभी हाल ही में। तो वहीं पर ये टर्म थोड़ा सा न्यूज़ में रहा। अभी होता क्या है एटमॉस्फेरिक रिवर? एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर एक्चुअली, दीज आर नैरो एंड फास्ट बैंड्स ऑफ मॉइस्चर एंड विंड्स। देखिए यहाँ पर देखिए, दीज आर, ये लिखा भी है, नैरो फास्ट मूविंग बैंड ऑफ मॉइस्चर एंड विंड्स। लुक एट दिस पार्ट, बहुत ही नैरो होती हैं और बहुत ही फास्ट मूविंग ये विंड्स होती हैं जो जिनमें कि मॉइस्चर होता है। सो दे आर लाइक रिवर्स इन द स्काई। ऐसा लगता है जैसे कि स्काई में कुछ रिवर्स जा रही हैं। ठीक है, और इनसे बहुत हैवी रेनफॉल होती है, एंड ड्यू टू हैवी रेनफॉल देर इज़ फ्लड सिचुएशन एंड साइक्लोनिक कंडीशन भी इससे पैदा होती है, एंड देन देर इज़ अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, राइट। अच्छा, ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर्स है वैसे तो दे आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट दे आर मोर कॉमन इन मिड लैटिट्यूड। होता क्या है देखिए, जब भी फास्ट मूविंग विंड्स होती हैं, अगर ट्रॉपिकल एरिया से पास करती हैं, ट्रॉपिकल एरिया में अगर वो कहीं ओशियन सरफेस से पास करती हैं, सो दे पिक अप द मॉइस्चर, एंड व्हेन दे गो टू द मिड लैटिट्यूड, जब मिड लैटिट्यूड तक वो पहुंचती हैं, तो मिड लैटिट्यूड तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर जैसे ही कम होगा फिर क्या होगा, सेचुरेशन लेवल आएगा एक टाइम पर, एंड देन दे ड्रॉप हैवी मॉइस्चर ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ये मोस्टली देखने को मिलता है कनाडिया, जो कनाडा का कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा एज वेल एज USA, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। इनकी जो लेंथ होती है, लेंथ और विड्थ होती है, जनरली विड्थ इसकी 400 to 600 किलोमीटर होती है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस एक आइडिया आपको देने के लिए बता रहे हैं। और जो लेंथ होती है, लेंथ जनरली 1600 किलोमीटर होती है, इस तरीके का होता है। और ये आप डायग्राम में भी देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा देख लेते हैं। इस टाइप की होती है ये देखिए, कुछ ऐसा बैंड होता है ये, दिस वन। ठीक है, एक एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है पाइन एप्पल एक्सप्रेस। पाइन एप्पल एक्सप्रेस क्या था, ये इसी का एग्जाम्पल है एटमॉस्फेरिक रिवर का। और ये कुछ सम टाइम्स बैक इट हिट द कोस्ट ऑफ USA एंड कनाडा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा याद रखिए कि पाइन एप्पल एक्सप्रेस जो है इसका एक एग्जाम्पल है। और दीज आर नथिंग, दीज आर नैरो, आपको दिख ही रहा है, फास्ट मूविंग बैंड ऑफ हैवी
मॉइस्चर एंड विंड्स, बस ये एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। मेन डेफिनेशन इसकी ये है। बाकी आप देख रहे हैं, देखिए वार्म मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स से जो वार्म और मॉइस्ट एयर है वो आती है, मॉइस्चर लेकर आएगा। मॉइस्चर लेकर जब ये पहुंचता है कहाँ पर, मिडिल लैटिट्यूड में, तो मिडिल लैटिट्यूड में आप देखते हैं जैसे जैसे ट्रॉपिक्स है हायर लैटिट्यूड पर आप जाते हैं तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही अगर ये किसी माउंटेन या किसी वेरियर से ऑब्स्ट्रक्ट होता है और ये राइज करता तो टेम्परेचर और कम हो जाता। तो सच कंडीशंस आर अवेलेबल ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए एंड कनाडा। इसी वजह से बहुत हैवी रेनफॉल होती है इस एटमॉस्फेरिक रिवर से वहाँ पर। और अभी क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इसकी इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है। मीन्स ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं एंड दीज आर मेनली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, चलिए आज का डिस्कशन हम यही बंद करते हैं, और कुछ ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हों फिर हम लेकर आते हैं। देखिए हमारा जो मेन जो करंट अफेयर्स का जो मेन सोर्स अभी जो हमारा हमने वो है हमारा दिस इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू। उसमें कोई भी अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक आता तो वो छूटेगा नहीं, वेदर इट इज़ फॉर मेंस पर्पस और प्रीलिम्स पर्पस। ओके।